बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं हेपेटाइटिस सी के हवाले से कुछ सवालात के जवाब दूंगा जो कि अमूमन मेरे हेपेटाइटिस सी के मरीज़ मुझसे पूछते हैं या उनके रिश्तेदार मुझसे पूछते हैं। जब भी किसी मरीज़ को हेपेटाइटिस सी की बीमारी की तशख़ीस होती है तो अमूमन वो पूछते ये हैं कि डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस सी है क्या चीज़। तो ये जान लें कि हेपेटाइटिस सी उन 5 वायरसों में शामिल है जिसको हेपेटाइटिस वायरसेस बोलते हैं, और ये हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के नाम से जाने जाते हैं। हेपेटाइटिस सी भी हेपेटाइटिस बी या डी की तरह खून के ज़रिए जब जिस्म में दाखिल होता है तो ये जिगर पे हमलावर होता है और जिगर में ये बीमारी पैदा करता है जिसको हेपेटाइटिस सी बोलते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये जिगर की सोजिश का नाम है हेपेटाइटिस सी, जो कि सी वायरस से पैदा होता है। फिर ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस सी में जिगर में क्या पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। तो इस पे मैं अब तक 2-3 वीडियोस भी कर चुका हूँ। मैं फिर से बोल देता हूँ कि ये नॉर्मल लिवर है। जब हेपेटाइटिस सी जिगर पे अटैक करता है, वहाँ पे क्रोनिक हेपेटाइटिस बनाता है, तो इसको क्रोनिक हेपेटाइटिस सी बोलते हैं। और इस कंडीशन में जिगर की सोजिश होती है। इसमें थोड़ी सी ज़रा उसकी जो लेवल्स या एंजाइम्स या जो बायोकेमिस्ट्री होती है उनमें थोड़ी सी ज़रा बिगाड़ आ जाता है, और इस स्टेज पे बदन में अमूमन थकावट होती है, बदन में दर्द वगैरह होता है। ये ज़रूरी नहीं है खैरिक में हो, लेकिन ये अमूमन ही होता है। और अगर हेपेटाइटिस सी, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी की तशख़ीस इस स्टेज पे ना हो जाए कि जिस वक्त सिर्फ ये जिगर में मौजूद है या मामूली सी सोजिश कर चुका है, तो 10-15 साल बाद ये जिगर के सुकड़ाव का बायस बनता है, और जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं या जिगर का सुकड़ाव बोलते हैं। और फिर जिगर के सुकड़ाव की अपनी पेचीदगियां हैं जो मैं पहले आपसे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि मदोशी आना, खून की उल्टियाँ आना, पेट में पानी जमा हो जाना। लेकिन ये सबसे जो पेचीदा या ख़तरनाक पेचीदगी है इस सिरोसिस की, वो है लिवर कैंसर या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो इसलिए ये लाजमी हो जाता है कि हम पेशेंट्स में लिवर कैंसर को बचाएं, और लिवर कैंसर को ऐसे बचाएंगे कि वो सिरोसिस लिवर ना बने। और सिरोसिस लिवर उस वक्त नहीं बनेगा कि जब हम क्रोनिक हेपेटाइटिस सी के स्टेज पे उस मरीज का इलाज करें। ये भी अमूमन पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस सी की तशखीस कैसे की जाती है। तो अमूमन ये पहला टेस्ट NTHCV जो कि किया जाता है स्क्रीनिंग पे किया जाता है, या कोई बैर वीज़ा के लिए कोई इसने अप्लाई किया होता है तो जब टेस्ट करते हैं फिटनेस के लिए वहाँ पे आ जाता है, या कोई जॉब के लिए स्क्रीनिंग है, या फिर किसी को खून देना होता है तो उसके खून की जब स्क्रीनिंग होती है तो उस वक्त पता चलता है कि इसको तो हेपेटाइटिस सी हुआ है। तो जब हमारे पास ये पेशेंट आता है NTHCV का टेस्ट लेके, तो हम उसे यही बोलते हैं कि देखें, ये हमने पहले चेक करना होगा कि आया आपके बदन में ये जरासीम मौजूद है कि नहीं है, आया ये वायरस की मौजूदगी है कि नहीं है। और उसके लिए फिर हम PCR का टेस्ट करते हैं, और उसके साथ साथ 1-2 टेस्ट और करते हैं ताकि पता चले कि आया ये हेपेटाइटिस सी का वायरस, ये समझ लें कि बॉडी में जिंदा है कि ये मरा हुआ है, ये मरे हुए वायरस की निशानी है NTHCV। इसके साथ साथ हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं ताकि हमें जिगर का पता चल जाए कि जिगर की क्या हैसियत है, उसकी क्या सेहत कैसी है, उसके स्टेज में है। और साथ में है एक फाइब्रोस्कैन करते हैं कि अगर नॉर्मल लिवर है लेकिन लिवर अंदर से उसमें सुखराव पैदा होना शुरू हो गया है जिसको फाइब्रोसिस बोलते हैं, तो फाइब्रोस्कैन हमें बता देता है। तो तशखीस बड़ी आसान है, बड़ी इजीली होती है, और इसके टेस्ट हर जगह अवेलेबल होते हैं। इसका इलाज कैसे किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, और यही मकसद है आज के मेरे वीडियो बनाने का आपके लिए। ये लाजमी है कि हर हेपेटाइटिस सी के मरीज का मखसूस इलाज शुरू किया जाए। मैंने एक इससे पहले वीडियो में कहा था कि हेपेटाइटिस बी का इलाज हर मरीज का इलाज नहीं होता। इसका इलाज उस वक्त होता है कि जब वायरस मौजूद हो, एक ख़तरनाक लेवल तक हो, जिगर पे कोई मसला हो। लेकिन हेपेटाइटिस सी में ऐसा नहीं है। हर हेपेटाइटिस सी के मरीज का मखसूस इलाज शुरू करना ज़रूरी है। और ये भी याद रहे कि कुछ सूरतों में हम इसको थोड़ा सा
डिले करते हैं या लेट कर देते हैं, और वो कौन सी सूरत होती हैं कि अगर मरीज़ की अमूमी सेहत अच्छी ना हो, मसलन खून की कमी हो, सीने और दिल की बीमारियों की इंतहाई हालत हो, या खुदा ना ख्वास्ता उसको पहले से कोई कैंसर हो या शुगर हो जो कंट्रोल ना हो, तो उनमें हम हेपेटाइटिस सी का इलाज फौरी शुरू नहीं करते, बल्कि पहले उसका इलाज करते हैं जो पहले की मौजूदा बीमारी है। हामिल ख़वातीन को या वो बच्चे जिनको वो जो बच्चों को दूध देती हैं, उनमें भी हम हेपेटाइटिस सी का इलाज शुरू नहीं करते, बल्कि इंतज़ार करते हैं कि जब वो प्रेगनेंसी हमल ख़त्म हो जाए और जब बच्चे का दूध वो छुड़वा लें तो फिर हम उसका इलाज करते हैं। अब ये बात कि हेपेटाइटिस सी का इलाज कैसे मुमकिन है। हेपेटाइटिस अल्हम्दुलिल्लाह अब हेपेटाइटिस सी का बेहतरीन इलाज मौजूद है जो कि गोलियों पर मुश्तमिल है। पहले हम इनको इंजेक्शन लगाते थे, टीके लगाते थे जिनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते थे। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह गोलियाँ मौजूद हैं। इन गोलियों का कोर्स 3 या फिर 6 माह का होता है। ये एक सिंपल सी या जनरल सी बात मैं बताना चाहूँगा, और ये इलाज अमूमन इंतहाई महफूज है और कोई काबिल ज़िक्र मुज़र असरात नहीं रखता। ये बिल्कुल सेफ़ है। फिर भी ये लाज़िम है कि आप बाकायदगी के साथ अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें और चेकअप कराते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। इलाज के ख़त्म होने के 3 माह के बाद आपका दोबारा पीसीआर किया जाएगा, और अगर ये पीसीआर भी साफ़ आ जाए तो ये समझा जाएगा कि आपकी बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। ताहम आपके जिगर के मौजूदा पेश नज़र हालत को देखते हुए आपकी मज़ीद पीसीआर भी किए जा सकते हैं, यानी अगर जिनका लीवर पहले से कुछ कमज़ोर है तो उसका अमूमन हम फिर 6 महीने बाद, फिर साल में 1 दफ़ा पीसीआर करते रहते हैं, ताकि ये मालूम जो है कि हो जाए कि खुदा ना ख्वास्ता आपको दोबारा ये बीमारी तो लाहिक नहीं हुई, और अगर आपके जिगर में कोई कमज़ोरी है या कोई रसूली पैदा हो रही है तो उसका बर वक्त इलाज किया जा सके। याद रखिए कि इलाज का मकसद पीसीआर को ख़त्म करना है। कामयाब इलाज के बाद भी ये जो आम टेस्ट होता है एंटी-एचसीवी, वो खून में ज़ाहिर होता रहता है और इसके लिए किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं है। ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरी बात कि हेपेटाइटिस की बीमारी में खुराक की क्या अहमियत है, तो इस सिलसिले में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हमारे मुल्क में पाई जाती हैं, हमारे मरीज़ों में पाई जाती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इंसानी जिस्म में जिगर की हैसियत एक फैक्ट्री जैसी है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो हज़म होकर जिगर में ज़ख़ीरा हो जाता है और बाद में ज़रूरत के मुताबिक जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा को खून के ज़रिए भेज दिया जाता है। हेपेटाइटिस की बीमारी में जिगर में ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में कमी हो जाती है, लिहाजा ये इंतहाई ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस के मरीज़ मुनासिब, मुतवाज़न व तवानाई से भरपूर खुराक खाएँ ताकि जिगर पर ज़ोर ना आए और मरीज़ जल्दी से सेहतयाब हो जाए। हेपेटाइटिस और सिरोसिस के मरीज़ को दिन में कम से कम 5 बार खुराक खानी चाहिए, यानी सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना, और दरमियान में कम से कम 2 बार जूस, फ्रूट, दूध, लस्सी और चाय वगैरह। एक और ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इलाज के दौरान और इसके बाद कोई भी परहेज़ नहीं है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, कोई भी परहेज़ नहीं है, बल्कि परहेज़ की सूरत में जिगर को नुकसान पहुँचने का कभी अंदेशा है। हाँ, नस्वार और सिगरेट नोशी से मुकम्मल इज्तनाब करें। अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। अपने घर के तमाम अफराद को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। अपनी कंघी, टूथब्रश, नाखून तराश, रेज़र और तौलिया अलहदा रखें। खाने पीने के बर्तन अलहदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी याद रखें कि इकट्ठे खाना और पीने से, बच्चों को छूने से, बच्चों के साथ खाना खाने और खिलाने से, एक ही घर में रहने से और एक ही बिस्तर में लेटने से ये बीमारी नहीं फैलती। तो नाज़रीन, मैं इस वीडियो में ये कहना चाह रहा था और उम्मीद है कि आपको मैसेज पहुंच गया होगा कि हेपेटाइटिस सी की बीमारी अगर इलाज ना हो जानलेवा हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आजकल इसका इलाज बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सादा तरीके पे है, बहुत ही महफूज है और हर जगह अवेलेबल है और इतना महंगा भी नहीं है। तो हेपेटाइटिस सी का इलाज जितना जल्द से जल्द हो, अगर वो मरीज़ है, वो शुरू कर देना चाहिए होता है और शुरू कर देना चाहिए ताकि बर वक्त इस इलाज
کے ذریعے اس جراثیم کو ختم کریں اور جگر کو ہم محفوظ کر پائیں۔ شکریہ، بہت مہربانی۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور دوسری ویڈیو میں مستقبل میں۔ خدا حافظ۔